चलो ठीक है, लेक्चर नंबर 10 आई थिंक 10 है, 10 परहैप्स 10 है मुतैरा, लेक्चर नंबर 10 10 ठीक है 10। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बस अब बात नहीं, बस सारे इधर देखो। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उसमें से हमने एक एग्जांपल देखी थी गिउसेपी मैज़िनी की। तो हमने देखा कि इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, कि वो क्या बिलीव कर रहा था, ठीक है। तो आज इसी लेक्चर को आगे देखेंगे। हमने देखा कि अगर आप देखोगे कि सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा, फिर हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स चेंज हुए। तो आप इसको फिर से खुद बोलोगे, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लिखा है, वरना आपको ये खुद बोलना था। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी को कनेक्ट करते जाओ। यहां से राइज ऑफ नेशनलिज्म हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, सारे नजर इधर रखो। राइज ऑफ नेशनलिज्म हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था यहां से। और सबसे पहले हमने देखा कि सर फ्रांस में सबसे पहले जो है, फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में सबसे पहले रेवोल्यूशन आया था, देखा था ना। सो सबसे पहले हमने फ्रांस का देखा था। दूसरा हमने क्या देखा, सर फ्रांस को खत्म होने से पहले एक हमने यहाँ पे जो बनाया था कि कहां कहां से कौन कौन सी गवर्नमेंट चली, और
हाँ ऐसे ही नजर रखना है, ऐसे पर दिमाग क्रैक करते। तो फिर से अब ठीक है, क्या चल रहा है ना अब? ठीक है, ठीक। तो अब देखो, अब मैं फिर से बोलूंगा, हमेशा एक जो कंट्री होती है ना वो किस पे डिपेंड रहती है? कोई मुझे बोलेगा? कंट्री की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड रहती है? गवर्नमेंट पे, नंबर 1। और कोई? मैं अगर ऐसे बोलूंगा गवर्नमेंट पे उतना रहता ही नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक। देखो किस पे, दो चीजें यहां पे याद रख लेना। एक होता है, अगर हम बात करेंगे, एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट तो संभाली है, रियल फेस ऑफ कंट्री होता है गवर्नमेंट। मोदी जी इज द रियल फेस ऑफ इंडिया, है ना। नो, एक और होता है हमारे पास आर्मी। क्या होता है? आर्मी के पास सब कुछ पावर होता है, वेपन सब कुछ ऑन ये करते हैं, न्यूक्लियर हो या छोटे से छोटे वेपन हो, ये कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हो, आर्मी सब कुछ चला रहा है वहां पे, है ना। तो तख्ता पलटे कभी भी कर सकते हैं, है ना। और एक और होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी ये एजेंसीज। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कंट्री की छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी होती है जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं होती। कौन सी कंट्री अटैक करने के लिए आ रहा है, किस कंट्री के साथ कौन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, आया जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं, एवरीथिंग इसके पास नॉलेज होती है। आज का ले लो अजीत डोवाल साहब जो कि बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है ना, एनएसए का जो हेड है, चीफ है, एनएसए का हेड ना अजीत डोवाल, जो कि 5-7 साल पाकिस्तान में भी रह चुका है। सोच नमाज वमाज असल पे पढ़ा, राग का एजेंट बन के, सिपाही ना सिपाही, पाकिस्तान में रह के इतने ये खतरनाक होते। तो आप देखो कि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती। अगर ये कभी चाहे ना, ये भी तख्ते को ऐसे इंसरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी सेम क्या किया नेपोलियन ने, इसने क्या बोला 1804 में, इसने डायरेक्टरीज को बोला बस उठा लो अपना डेरा, भागो। अब हुकूमत, नेपोलियन ने बोला कि अब हुकूमत मेरे हाथ में आ जाएगी। तो नेपोलियन ने कौन सी वाली हुकूमत एस्टैब्लिश की? इसने की डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पहले पहले इसने लोगों को अच्छे सपने दिखाए, जो हमने देखा नेपोलियनिक सिविल कोड, उसमें उसने इक्वालिटी की बात की, जो फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, है ना, बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन बाद में इसने क्या किया? इसने भी वही किया। तो फाइनली क्या होता है? फाइनली हमने देखा, इसको पूरा रिकैप्चुलेट कीजिएगा जितना हमने पढ़ा। फाइनली नेपोलियन की गवर्नमेंट भी जो है, इसका भी खात्मा होता है 1804 से। 1815 में इसको भी खत्म किया जाता है। किनके द्वारा? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। और उसमें से जो मेन 4 मुल्क थे जिन्होंने इसको खत्म किया वो था प्रैब, ठीक है ना, रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो इन्होंने इसको खत्म किया। और फिर इन कंजर्वेटिव्स की हुकूमत रही कब से? 1815 से लेके 1830 तक कंजर्वेटिव्स की हुकूमत रही। कंजर्वेटिव्स कौन थे सर? ये वही हैं बादशाह लोग, ठीक है ना। वो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ चेंज इन्होंने फिर एक्सेप्ट किए थे। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल थे इनके, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाने का, वो एक ही था, वो था ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेसी। दैट मीन्स सारा का सावर पावर जो था ना, वो इनके हाथ में होता था। ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, सब कुछ ये खुद ही थे। तो फिर हमने इसका भी देखा कि अब देखो, हमने इसका देखा, इसका भी एक जो सोल्यूशन आया, समाधान, ठीक है ना, वो क्या था? वो ये था कि रेवोल्यूशनरीज आए। रेवोल्यूशनरीज में हमने देखा कि रेवोल्यूशनरीज में एक बंदा था, जो कि बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने एक रेवोल्यूशन में एग्जांपल देखी गिउसेपी मैज़िनी की। यहां तक हमने इसको कंप्लीट किया, है ना। अब देखो सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या था? ये फ्रांस में था। जब लुईस 16 था ना, वहां पे किंग, वो उस टाइम चला रहा था मोनार्की, है ना, मोनार्की चला रहा था। जब हमने देखा बेस्टाइल पे अटैक हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लोगों ने बेस्टाइल पे अटैक किया। यहाँ से जो एस्टेट जनरल में मेंबर गए थे मीटिंग के लिए, वहां पे उसने बोला था उनको टैक्स बढ़ाएंगे, वो भी मीटिंग छोड़ के भाग गए, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ वोटिंग था ना, वो ठीक नहीं था, क्योंकि हर एक एस्टेट को 1 वोट दिया गया था, जबकि वो खुद 600 मेंबर्स थे, थर्ड एस्टेट वाले, जो कि लोवेस्ट डिग्री के माने जाते थे, और सारा टैक्स उन्हीं को देना पड़ता था, क्लर्जी को भी और ये नोबल्स को भी। लेकिन फिर क्या होता है, वो वहां से उठ के निकलते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दे डिमांडेड 1 मेंबर शुड बी इक्वल टू 1 वोट। तो एक मेंबर को 1, जो कि वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो टेंस कोर्ट में गया, उन्होंने वहां पे अपनी जो नेशनल
जो ये असेंबली बना ली, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि स्टेट जनरल अब नहीं होगा, अब नेशनल असेंबली होगी। लेकिन उसमें उन्होंने वहां पे एक और ओथ लिया। ओथ ये लिया कि वी विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर किंग को हमारे ऊपर हुकूमत करनी है सो उसके लिए ये कंपलसरी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किंग कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर दायरा बनाएंगे, इसके अंडर में किंग हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। पहले पहले किंग नहीं मानता था, लेकिन जब पेरिस में हमने देखा बेस्टल पे अटैक हुआ, लोग पूरे पागल हो चुके थे। हमने विलेजेस में देखा कि चैटेक्स वगैरह वो उड़ा लिए गए, जो लैंडलॉर्ड्स के लॉर्ड ऑफ मैनर जो हुआ करते थे उनके चैटेक्स उड़ाए गए और वो भी वहां से भाग गए। तो किंग को जब खतरा महसूस हुआ, खतरे की घंटी जब बजी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपकी डिमांड कबूल करता हूं, आई विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब किंग ने अब एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया, पहले क्या था किंग मोनार्की, फिर ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिकॉज अब किंग को कैसे रन करनी थी गवर्नमेंट, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आवाज समझ, ये था ये ना। अब देखो रेवोल्यूशनरीज की जो हुकूमत रही ना, वो पता कब तक रही है, वो रही है फिर 1830 से लेके 1848 तक। ये फिलहाल हम यहां तक पढ़ेंगे। लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड। अच्छा, ये रेवोल्यूशनरीज थे, इसमें से कौन से थे, लिबरल नेशनलिस्ट्स। इसमें से अगर हम देखेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो कि एलीट ग्रुप में से थे। इसमें से थे प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, ठीक है ना। चलो स्कूल टीचर तो कमर्शियल मिडिल क्लास थी, मगर आप में SST वाली होता है, इंग्लिश बोलते हैं सर। तो कमर्शियल मिडिल क्लास, ये बंदे सारे इसमें थे, ठीक है ना, किसमें, रेवोल्यूशनरीज में थे। हमने देखा किस तरीके से इन्होंने एक स्ट्रैटेजी कल अपनाई। हमने देखा स्ट्रैटेजी कौन सी थी सर, इन्होंने कल क्या किया, इन्होंने बोला कि जब जो पकड़ दकड़ मार थी ना इनके ऊपर, किसकी ओर से, कंजर्वेटिव्स की ओर से, वो इनको जुबान खोलने नहीं देते थे, चुप, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, है ना। कल हमने देखा सेंसरशिप लगा और भी कुछ चीजें हुई। लेकिन फिर क्या होता है, इन्होंने एक और काम इधर ये किया, ये अंडरग्राउंड हुए, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को फ्रेम किया, धीरे धीरे इन्होंने पावर गेन किया और इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी में से जो आप देखोगे कि रेवोल्यूशंस के बारे में कि किस तरीके से रेवोल्यूशन आए। एक जो रेवोल्यूशन आया सबसे पहले फिर से फ्रांस में। अच्छा, वहां से मसला हमने देखा जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ। कब हुआ साइन, जल्दी बोलो, डेट कैसा पता। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ, अल्लाह फिर PH 1815 में। तो उसका हेड कौन था, चांसलर कौन था, ड्यूक मेटरनी, ठीक है ना, ठीक है। तो डेट्स याद रखो, ये भी जितने भी, अच्छा उसके जो 3 पॉइंट्स है वो भी आप याद करके आना, क्योंकि जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा ना, मैं हर एक से क्वेश्चन पूछूंगा, हर एक से कोई ही नहीं बचेगा उस दिन। तो इस तरीके से जो है आप इसको ट्रीटी ऑफ वियना के 3, हाँ है ना, वो पढ़ाए है ना मैं, अगर बेगस वापस तो मैं बेपरना उनसे आप घर में देख लेना, ठीक है। वो सगो अब मसला ये है, वो सब इधर देख लेना, हम क्या आ गए, हम कहां से कहां आ गए, हम फिर से जीरो पे आ गए। कैसे जीरो पे आ गए, हमने देखा था एक जो सिस्टम चेंज होता आ रहा था, कहां तक, नेपोलियन तक। नेपोलियन से कहां से सिस्टम चेंज हुआ था, मोनार्की से हुआ था ना, मोनार्की से सिस्टम चेंज हुआ था। अगर हम यहां पे देखेंगे, देखो बेटा, यहां से मोनार्की से सिस्टम चेंज हुआ था, मोनार्की से आया था अब नेपोलियन तक, यहां तक, ठीक है ना। अब देखो, जब नेपोलियन का रूल खत्म हुआ, यहां से मोनार्की से इधर तक आया था। अब नेपोलियन से फिर से इसने जो ऐसे करवट फेर ली और फिर से पहुंचा मोनार्की पे, क्योंकि यहां पे तब भी कंजर्वेटिव थे, अब भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन्स वो रूलिंग क्लास था, एरिस्टोक्रेसी था और पुराने सोच रखने वाले थे। दे नेवर वांट एनी चेंज, वो कभी भी कोई चेंज नहीं चाहते थे। अब फिर से जीरो पे आ गए, वो सर फिर से जीरो पे आ गए, जहां से स्टार्ट रेवोल्यूशन हुआ था फिर से वहीं पे पहुंचे, वहीं बे लड़ो, ठीक है ना। पहले किसने लड़ा था, किस कंट्री ने, सबसे पहले फ्रांस ने, अब भी फ्रांस ही लड़ेगा। क्यों, क्योंकि याद होगा जो ड्यूक मेटरनिक ने बोला, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catch cold, पढ़ा है ना हमने, बार बार मैं इसको बोल रहा, क्योंकि अब भी फ्रांस में ही पहला कुछ ऐसा इवेंट होगा जो कि बाकी के मुल्क भी फिर फॉलो करेंगे। देखो क्या होता है, जब जो हमने देखा कि 1815 में जो है, जो ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था, उसमें जो रूल्स बोले गए थे, उसमें से पहला पॉइंट ये बोला गया था कि
फ्रांस में जो उस टाइम की बॉर्बन डायनासिटी थी, जो कि लुईस 16 की जो डायनासिटी थी, वही फिर से क्या करेगी, फ्रांस को रूल करेगी। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग बाबर बनो में किंग अपर, जो बाबर डायनासिटी जो थी, उनका उस टाइम का जो एक बंदा था ना उनके खानदान में, उसका नाम था लुईस फिलिप्स, ठीक है ना। लुईस फिलिप उसके इस ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग किंग बन गया, ठीक है। लुईस ये तिम ٲسमٕتۍ, ठीक है, लुईस 16 17 18 19 केम तान ओस लिखुट लुईस 17 ते अपार। तो लुईस फिलिप किंग बन गया, ठीक है, फ्रांस का। फिर क्या होता है, द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रेस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय, हाँ जी, है ना मोनार्की, ये तो मोनार्की है ना, ये भी है ना किंग ही। रेवोल्यूशन, अब ये मैं बोल रहा हूं ना, अब क्या हुआ, इस लुईस फिलिप को भी क्या किया। अब यहां पे आप बोलोगे सर इसमें इतनी डिटेल क्यों नहीं जितनी यहां पे लुईस 16 की है, क्योंकि ये शॉर्ट में आपको पूरे यूरोप की कहानी समझा रहा। तो लुईस 16 लुईस फिलिप को भी एट द एंड क्या किया गया था, ओवरथ्रो किया गया था। इसको भी क्या किया गया था, ओवरथ्रो। सर किसने, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने इसको उखाड़ के फेंक दिया। कैसे, सीक्रेट सोसाइटीज बना के, स्ट्रैटेजीज करके, आखिरकार वो कामयाब हुए इस। हाँ, सबसे पहले मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं सर। फ्रांस में आया था ना, लेकिन वो आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना फिर से हो गया ना, चेंज हो रहा। मैं बोल रहा हूं ना, ट्रीटी ऑफ वियना में एक पॉइंट था, बॉर्बन डायनासिटी फिर से रूल करेगी। कैसे सर, कंजर्वेटिव थे ना वो, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किंग को एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट बनाने के। किंग का क्या नाम था, लुईस फिलिप। फिर हमने देखे कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, उसमें से मैंने अभी देखा, मैं पहले बोलूंगा, टीचर्स थे, ठीक है ना, उसमें थे कौन से, लॉयर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और रेवोल्यूशनरीज बने। जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उनका काम क्या था, उनका काम सर एक ही था, धीरे धीरे लोगों को इन सीक्रेट सोसाइटीज में लाना, उनको समझाना कैसे जुल्म हो रहा है और हम किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल डाउन करेंगे, ठीक है ना। अब हाँ, कंजर्वेटिव रिजीम के बाद यही बना था कि हाँ, कंजर्वेटिव रिजीम ने इसी को बनाया था, बॉर्बन डायनासिटी में इसी को चुना था, ठीक है। वो एस्टैब्लिशमेंट ये था। हाँ, उस टाइम ये था। लेकिन फिर हमने देखा, हमने यहाँ पे देखा जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये वाले सारे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स जो भी थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेवोल्यूशन लाया। सबसे पहले कहाँ पे, फ्रांस में। सर फ्रांस में क्यों, ये वाला याद कर लेना हमेशा, ठीक है ना, ऐसे टिप ऑफ द टंग ये याद, ड्यूक मेटरनिक की कोट, और ये सही है, क्योंकि इन्होंने बोला सबसे पहले, अच्छा जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज थे ना, पता उन्होंने कहां पे वर्क किया, सबसे पहले फ्रांस में। पता था फ्रांस में कुछ इवेंट होगा, इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर पूरे यूरोप पे हुआ। सो अकॉर्डिंगली दे डिड इट इन फ्रांस एट द वेरी फर्स्ट मूवमेंट। सो क्या होता है, रेवोल्यूशनरीज ने इस लुईस फिलिप को उखाड़ के फेंका। फिर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, यहां पे फिर से इंस्टॉल हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। फिर से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर जुल्म होगा फिर से रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन वाले जुल्म करेगा फिर से रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे इंडिया में अगर कभी जो जुल्म होगा तो रेवोल्यूशन आएगा, फिर से जुल्म होगा फिर से रेवोल्यूशन आएगा ना। रेवोल्यूशन तो आना ही है हमेशा, हर एक जगह पे। इंडिया ले लो या पाकिस्तान ले लो या कश्मीर ले लो या कोई भी कंट्री ले लो, हमेशा जुल्म के आगे हमेशा, हाँ, जुल्म को फिर सर झुकाना पड़ता है। लोग तो समझेंगे ना लास्ट में इंशाल्लाह। तो अब देखेंगे इधर, भाषा ये लास्ट। तो इसमें आप देखोगे, इसको बोलेंगे जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है ना। जुलाई रेवोल्यूशन क्योंकि ये जुलाई में आया था, ठीक है। तो स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ये मत हमने स्किप किया इधर कुछ, यस। हाँ, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज है कि यहाँ पे एक मिनट मे पॉइंट है रो में जहनस मज गो न कनेक्ट ये हाँ, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, वन गो मस्त सफेद पढ़ने पर। देखो पॉइंट क्या मिसिंग है। अब देखो सबसे पहले किस में ये आया, सबसे पहले फ्रांस में आया। अब देखो फ्रांस से फिर जो और रेवोल्यूशन आए वो 3 कंट्रीज में आया, ठीक है ना। एक आया सबसे पहले, आप देखोगे फ्रांस में आया, फ्रांस के बाद आया बेल्जियम में,
इसके बाद आया ग्रीस में, ठीक है ना, उसको ग्रीक भी बोलते हैं या ग्रीस भी बोलते हैं, चलो ग्रीक ही लिखेंगे। ग्रीक में आया, ठीक है ना, 3 कंट्रीज में ये फैला, 3 कंट्रीज में फैला। चौथी भी पर वो देखेंगे आगे। फिलहाल हम देखेंगे इन कंट्रीज में। फ्रांस का हमने देखा, अब फ्रांस का असर यही जो कि हमने देखा कि अगर इसने छींक ऐसे इसको छींक आई, इसका असर, हाँ, तो यूरोप पे सबसे पहले बेल्जियम पे ही पड़ा। बेल्जियम पे क्यों सर? बेल्जियम फ्रांस के नजदीक था। कहां पे है बेल्जियम? दिस इज बेल्जियम जो मैंने इधर बनाया है। आवाज समझ? फ्रांस का चल फ्रांस चाहिए के बेल्जियम उस नजदीक गोडनुक असर पे होती। ग्रीक को भी हम देखेंगे, फिलहाल हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रीक का भी हम देखेंगे, ठीक है। वो था ओटोमन अंपायर के पास, तो दिस इज ओटोमन अंपायर। यह देखो, यह है ग्रीक, आपको नहीं दिख रहा है इस पे नाम, मुझे पता है। यहाँ पे है ग्रीक और यह है टर्की, ठीक है, उस टाइम की टर्की जहां पे ओटोमन अंपायर थी। मैं बोलूंगा ग्रीक पे क्यों असर पड़ा इसका, तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि आपका यहाँ पे लिख के भी है ना, सुपर बेल्जियम टेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड, और जो ये ग्रीक हैं ये ओटोमन अंपायर से फिर आजाद हुआ। खैरियत करीबान।